नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। कैप्शन पढ़ लीजिए, कैप्शन में क्या लिखा हुआ है। और आज हम लोग चर्चा इसी मुद्दे पे करने जा रहे हैं कि क्या इस बार भी झारखंड में जो मुसलमान है वो सिर्फ देखते रह जाएगा, क्योंकि झारखंड गठन के बाद से जो मुसलमानों की स्थिति है, खास करके राजनीति में भागीदारी को लेकर के, वो लगभग ना के बराबर है। अलग राज्य बनने के बाद अगर सिर्फ विधानसभा चुनावों की पहली बातचीत कर लें तो 2005 में 2 विधायक जीत करके आए। 9 में पहली दफ़ा 2009 के विधानसभा चुनाव में 5 एमएलए मुस्लिम समाज से जीत करके आए और 2014 में फिर से यह जो आंकड़ा है वो 2 पे सिमट गया। आखिरी चुनाव जो 2019 में हुआ विधानसभा का, उसमें 4 एमएलए मुस्लिम समाज से जीत करके आए। 15% आबादी है झारखंड में मुसलमानों की। और अगर लोकसभा के दृष्टिकोण से बात करें तो अलग राज्य बनने के बाद सिर्फ एक मुसलमान अब तक इस राज्य से चुनाव जीत करके लोकसभा तक पहुंचा है। वो फुरकान अंसारी हैं। 2004 में उनको गोड्डा से टिकट मिला था और टिकट मिलने के बाद वह चुनाव लड़े और जीत करके दिल्ली तक का सफ़र किए। लेकिन अगर बीते लोकसभा चुनाव के बाद से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो मुसलमानों को जो है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो लोकसभा चुनाव में नज़रअंदाज करते आए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भी अल्पसंख्यक समाज इस उम्मीद में था कि उनको किसी भी एक सीट से जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 में आश्वासन मिला कि आगे चल कर के राज्यसभा के चुनाव में या फिर अगले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस बार के जो संकेत मिल रहे हैं वो भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। वजह आपको मालूम है, अब तक इंडिया अलायंस ने 9 सीटों पे अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। 5 सीटें बाकी हैं। उन 5 सीटों पे भी जो चर्चा है और जिनके नाम सामने आ रहे हैं उसमें अल्पसंख्यक कहीं भी नहीं हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मनोज पांडे और सनी शरद मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से ही है। पांडे जी, जो परिस्थितियां बन रही है, क्या ये मान करके चला जाए कि अल्पसंख्यकों को इस बार भी टिकट नहीं मिलने जा रहा है? हाँ, लगभग जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक तो ये मानकर चलना चाहिए कि उनको एक भी सीट इस बार वो उम्मीदवार के तौर पे नहीं होंगे। निर्दलीय हो सकते हैं, पर किसी दल या जो विभिन्न दलों का जो संगठन है जिसको एनडीए और इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, उस अलायंस से जो 2 बड़ी शक्तियां मैदान में होंगी उससे शायद कोई भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं होगा। मतलब आप जो ये बोल रहे हैं कि उम्मीदवार के तौर पे नहीं होंगे, तो क्या इस बार भी मुसलमान जो है वो सिर्फ वोटर के तौर पे चुनाव में रहेगा, कार्यकर्ता के तौर पे रहेगा, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका इस बार भी नहीं मिलेगा? हाँ, लोकसभा के तौर पे नहीं मिलेगा, फिर विधानसभा आएगा तो उनको मिलेगा टिकट, लेकिन फिलहाल लोकसभा में नहीं मिलेगा तो आप वोटर हो सकते हैं, आप कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप सपोर्टर हो सकते हैं। उससे ज़्यादा आपकी भूमिका नहीं हो सकती। पार्टी अपने स्तर पे भूमिका फिर और निर्धारण करेगी। तो वजह क्या मानते हैं आप, चूँकि लगातार ग्राउंड पे रहते हैं? 15% आबादी है। 15% आबादी वाले को अगर एक भी सीट पे मौका नहीं मिले चुनाव लड़ने का, तो ये नाराज़गी क्या, मतलब 2014 में तो सतह पे नहीं दिखाई दी, मना लिया गया, ये बता दिया गया कि आपको बाद में जो है मौका मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा तो यह दावा कर सकता है कि वो अपने हिस्से से राज्यसभा सरफराज अहमद को भेज दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अल्पसंख्यकों का एक बड़ा जुड़ाव है कांग्रेस पार्टी से, अल्पसंख्यक अपना दावा ठोकते भी रहते हैं, तो अगर इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो किस दिशा में लेकर के जा रहा है? देखिए, जेएमएम ने जिसको राज्यसभा भेजा वो मुस्लिम विधायक थे, डॉक्टर सरफराज अहमद। उनका सीट खाली कराया गया तब उनको भेजा गया। वो मतलब टीट फॉर टैक है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, वहाँ पे उसको इस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन इसके अलावा हाफिजुल जी हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, आलमगीर आलम हैं, तो ऐसा नहीं है कि विधायकों में उनकी ज़रूरत नहीं है। दरअसल लोकसभा के चुनाव में खासकर झारखंड में कोई भी अलायंस ये मतलब
दिखाना नहीं चाहता है कि पोलराइजेशन हो जाए। इनके मन में ये डर बना रहता है कि अगर हम मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिए तो वहाँ उस सीट पे पोलराइजेशन हो जाएगा। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें सामने देखने को मिलती है। कोई पोलराइजेशन नहीं चाहता। तो पोलराइजेशन का जो डर जो बता रहे हैं पांडे जी सनी, और ये बोल रहे हैं कि शायद यही एक मेन वजह रहा होगा जिसके पीछे जो है इंडिया अलायंस के लोग भी फैसला ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक रिफ्लेक्शन जो है मुसलमान के बीच में जो इस तरीके की नाराज़गी है, अल्पसंख्यक समाज उसका रिफ्लेक्शन जो है वो जाहिर कर रहा है सोशल मीडिया पे। गुस्सा में पोस्ट लिखा जा रहा है, खास करके जो यूथ जो है मुस्लिम समाज के वो लिख रहे हैं। तो ये जो नाराज़गी तब जबकि 15% आबादी है, चुनाव में तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि ये पोलराइजेशन वगैरह तो कहने का है। दरअसल मेन मसला ये है कि इंडिया अलायंस जो गठबंधन है वो मान के ये चल रहा है कि मुस्लिम तो मुझे वोट देंगे ही, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, जो सोच रही है उस हिसाब से तो वो तो वोट देंगे। आप देखिए, आप दोनों बोल रहे हैं कि भाई कोई चर्चा में नहीं है। चर्चा में तो कुछ लोग हैं, जैसे फुरकान अंसारी का नाम बहुत सुर्खियों में है। अभी मैं गोड्डा गया था तो वहाँ भी उनके नाम की चर्चा है। भले ही प्रदीप कौन यादव कर रहा है चर्चा? ये आम लोग चर्चा कर रहा है ना। आम लोग चर्चा पार्टी में, पार्टी के सूत्रों के भीतर से भी जो है आप लाख कोड़ते रहिए, फुरकान अंसारी का नाम कहीं नहीं है। कोई सूत्र वगैरह नहीं होता है यहाँ। तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन किस पार्टी में आना है जाना है। पता चला क्या किसी को कि JPY पटेल कब शामिल होंगे? पता चला क्या कि गीता कोड़ा कब शामिल होंगी? कोई सूत्र था? नहीं न था। तो कोई भी चीज़ में, बहुत चीज़ में सूत्र काम नहीं करता है। बिना सूत्र का भी बहुत फार्मूला निकल जाता है। आपके पास ये मतलब कोई खबर है कि फुरकान अंसारी का भी नाम है? फुरकान अंसारी का बिल्कुल नाम है। वो भी उनके नाम की बहुत चर्चा है और खुद इरफान अंसारी भी दावा कर रहे हैं। आप देखिए। और जब आप बोल ले रहे हैं कि कोई सूत्र और ये सब नहीं होता है, तो आपके पास कौन सी सूत्र है? क्या मतलब इरफान अंसारी जो बयान दे रहे हैं उससे आपको लग रहा है कि इरफान अंसारी लगातार बयान दे रहे हैं? वो निशिकांत दुबे को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि चैलेंज तो दीपिका पांडे कर रही हैं। प्रदीप यादव हालांकि चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन प्रदीप यादव के पीछे निशिकांत दुबे लगे रहते हैं। कुल मिला के मैं कह ये रहा हूँ कि चर्चा तो है कुछ नामों की, लेकिन गोड्डा का मैं उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे फुरकान अंसारी का वहाँ नाम चल रहा है। फुरकान अंसारी को हारने के बाद फिर टिकट वहाँ इसलिए नहीं मिला कि मुस्लिम वोटर तो देंगे ही कांग्रेस को, तो क्यों ना फिर दूसरे जाति के उम्मीदवार को जो है वहाँ पर टिकट दिया जाए, ताकि मुस्लिम जो वोट आए वो तो आए, उसके अलावे जो अन्य वोट हैं वो बिखरे नहीं, वो उनको मिल जाए। और यही वजह है कि कई जगह पे भले दावेदार नहीं हो, लेकिन उम्मीदवार भी इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि ये वोट तो कहीं जाना नहीं है। और जहाँ कहीं भी श्योर शॉट हो जाता है कि ये तो हमारा ही आदमी है, तो फिर उसके लिए तो हमेशा सब जगह मुश्किल ही खड़ी रहती है। और वो ये उसका उदाहरण है। और ये उदाहरण चतरा में अगर राजपूत जाति को देखा जाए तो यही हुआ कि बीजेपी में राजपूत जाएंगे कहाँ, वो तो देंगे ही। तो आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो अब भी वही है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, ये तो आखिरकार वोट देंगे, भले ही गुस्सा में सोशल मीडिया पे लिखें, नारेबाजी कर लें या फिर कुछ भी करें। हाँ बिल्कुल। और लिख भी कौन रहा है वो भी आप देखिए। खास करके वैसे लोग लिख रहे हैं जो चाह रहे हैं कि अब थोड़ा बदलाव हो, लेकिन वो लिखने के बाद भी फिर अगर नहीं भी उम्मीदवार बनाया जाए तो फिर भी वोट जो है उसी हिसाब से देंगे। तो ये बदलाव हो जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, नाराज़गी है, और नाराज़गी चूँकि लोकतंत्र में आप अपनी नाराज़गी तो व्यक्त कर ही सकते हैं, तो नाराज़गी व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन ये हमेशा से होते रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप अगर विधानसभा वाइज देखिएगा कि जिस तरह से कुछ नामों की चर्चा की है कि ये लोग जीत कर आ रहे हैं, अब झारखंड में कई ऐसी सीट है, मुझे लगता है कि 15 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिस पर कि मुस्लिम वोटर का वर्चस्व है। वो जिधर मूव करते हैं उधर की पार्टियां जो है जीतती रही है। और अभी हाल में उपचुनाव जितने हुए उसमें भी आपने देखा होगा कि मांडर का हो, मधुपुर का हो। आप देखिए, अगर विधानसभा वाइज देखिएगा, डुमरी में अच्छा राजमहल देखिए, महागामा देखिए, टुंडी देखिए, धनबाद देखिए, पाकुड़ देखिए। ये सब ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन फिर लोकसभा वाइज में जब दायरा बड़ा होता है तो फिर पार्टियां भी बड़े सोच के हिसाब से सोचती है, और ये सोचती है कि ये वोटर तो मेरे हैं,
और इसके बाद के वोटर को कैसे जोड़ा जाए। और यही वजह है कि जातीय समीकरण के फैक्टर में जो है फिर मुसलमान पीछे पड़ जाता है। तो सनी बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान जाएंगे कहाँ, और ये कांग्रेस पार्टी हो या फिर इंडिया अलायंस के जो बाकी दल हैं वो समझ रहे हैं, तो गुस्सा अगर कर भी रहे हैं तो उनको करने दीजिए, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। नहीं, देखिए, ये परसेप्शन बनाया गया है कि भाई मुसलमान का वोट एकदम लाउड एंड क्लियर है कि जो बीजेपी को हराएगा उसके पास वो वोट जाएगा। लेकिन ये परसेप्शन कई बार टूटता है या धराशायी भी होता है। तो वो तो उन्हीं को तय करना है कि जो उन पे चस्पा कर दिया गया है परसेप्शन, क्या उसको वो तोड़ने में इस बार सक्षम है या नहीं है, वो या तोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सन्नी कह रहे हैं वो ये वाकई में पार्टी नेताओं की ये फीलिंग है और बाकायदा ये जोड़ा जाता था। आपको याद होगा 2014 से पहले यही समीकरण देखा जाता था और तब पार्टी उम्मीदवार का चयन करती थी कि इतना मुस्लिम वोट आ जाएगा, इतना ट्राइबल वोट आ जाएगा और बाकी सब मिक्स इतना आ जाएगा तो जीत जाएंगे, इनको टिकट दे दो। नरेंद्र मोदी के आने से वो परसेप्शन बदल गया। अब वो परसेप्शन ये बना है कि अब मुस्लिम वोटर नाराज भी रहेंगे तो भी कोई उम्मीदवार जीत सकता है, और जिन जिन जगहों पे नहीं जीत सकता, जैसे केरला में दिया ना बीजेपी ने मुसलमान उम्मीदवार को, हाँ, एक उनको उम्मीदवार तो वहाँ पे जब देख लिया कि 99% वोटर हैं, तो अब देखिए, अब यहाँ पे है क्या, राजमहल लोकसभा, जहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार बहुत अच्छी संख्या में और एक गोड्डा, तो राजमहल रिजर्व सीट है, वहाँ से आपको एक एसटी उम्मीदवार ही देना होगा। रहा बात गोड्डा का, तो गोड्डा फुरकान अंसारी जी के अलावा आप देखेंगे तो कभी एक समय था कि कोडरमा से भी मुस्लिम सांसद हुआ करते थे, हजारीबाग से भी हुआ करते थे, लेकिन फुरकान जी के बाद से, ये झारखंड गठन के पहले की बात आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद से ये चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि ठीक उसी तरीके से इसको लोग मान के चल रहा है कि वो वोट तो मेरा है, उसमें कहीं किंतु परंतु ये बट नहीं है। और बीजेपी कहती है कि हम तो इसको जाति धर्म पे विभाजित ही नहीं करते, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। अब उन मुस्लिम छोड़ के देते हैं ये बात नहीं बोलते वो, लेकिन वो कहते हैं हम कार्यकर्ताओं को देते हैं, हमने शौचालय सबको दिया, हमने राशन सबको दिया, हमने आवास सबको दिया, हम तो डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो सबका अपना अपना तर्क होता है, लेकिन सच्चाई पब्लिक को भी पता है और सच्चाई उम्मीदवारों को भी पता है और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी पता है। इस वजह से जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है एक बड़ा जनसंख्या को, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो सकता है बिहार में बहुत अधिक कैंडिडेट हो जाएंगे मुस्लिम उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस के तरफ से कितने, सवाल ये उठता है, बीजेपी के तरफ से कितने, रीजनल फोर्सेस तो देंगे ही, रीजनल फोर्सेस में क्योंकि उनके तो आदमी कम है। बीजेपी में अगर बातचीत करें तो केरला में जो एक टिकट मिला है मुस्लिम समाज को एक सीट पे, तो वो एक अपवाद जैसा ही है। बीजेपी तो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, पिछले कई चुनावों का ये रिकॉर्ड रहा है। हाँ। इस बार लोकसभा में एक सीट पे मिला है टिकट। नहीं, जैसे ये मोदी के बाद से रिकॉर्ड बना, अटल जी ने भागलपुर जैसे विधानसभा में डॉक्टर शहनवाज हुसैन और सबसे कम उम्र में थे उस समय के सांसदों के, अगर आप निकालेंगे तो उम्र उनकी काफ़ी कम थी। उसके अलावा आप नकवी साहब का भी देख लीजिए, तो ऐसे थे उदाहरण। अब वो माना जा रहा है कि डायरेक्शन इसी तरीके से चलना चाहिए, तो उसी तरीके से चल रही है। पब्लिक को पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। दरअसल मुद्दा क्या होता है, मैं जब गांव घूमता हूं, शहर घूमता हूं, तो वहाँ के जनता की समस्याएं अलग होती है जो पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से एकदम दूर होती है। नेता अपने हिसाब से तय करते हैं अपना चुनावी मुद्दा। और तो आप ये बोल रहे हैं कि अभी जो बीजेपी ने कल मैनिफेस्टो जारी किया या फिर इसके पहले कांग्रेस, आरजेडी या फिर जो दूसरे दल जारी कर रहे हैं, उनको लोगों से कोई वास्ता नहीं है, वो आम लोगों के इशू से कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, वो एक मोटा मोटी ओवरऑल लेते हैं। नहीं तो भाई मैनिफेस्टो जारी करेंगे, अगर हम झारखंड में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 81 विधानसभा का ना अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करेंगे कि अगर हमारी विधायक जीते, हमारी सरकार बनी, तो इस विधानसभा में ये काम सबसे प्राथमिकता होगा। आप एक ओवरऑल कर दे रहे हैं कि भाई हम पानी देंगे, हम, तो ये मोटा मोटी जो अध्ययन होता है, तब फिर क्यों है बूथ लेवल के कार्यकर्ता
क्यों हैं प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता? बूथ लेवल का वोट दिलाएगा कौन? यही लोग तो वोट दिलाते हैं। वोट यही लोग दिलाते, तो अगर सबका बूथ तो सबसे ज़्यादा अधिक होता तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भाजपा, फिर उनको तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी, सब्सिडी जीत जाते। ऐसा नहीं होता है। उनका दायित्व तो होता है कि सरकार का, चूंकि सरकार क्यों नहीं काम करती इसको समझना चाहिए। सरकार जिस सीओ बीडीओ से काम कराती है वो काम कितना ज़मीन पे उतरा रिपोर्ट भी उन्हीं से मांगती है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है कि अपने कार्यकर्ताओं से हकीकत जंचवा ले। ठीक है, पांडे जी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो है देश भर में ही परिस्थितियां बनी है कि अब इंडिया अलायंस जो अब नाम स्वरूप ले चुका है, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, वो लोग भी ये हिचकते हैं कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे करके जो है एक वो माहौल हिंदू मुस्लिम का जो एक राजनीति में जिस तरीके से हो रहा है देश भर में, वो मौका ना दें। देखिए, वो फिर से मैं वही बात बोलूँगा, ये हो सकता है मसला, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रांट के रूप में ही लिया जाता है और यही वजह है कि नहीं दिया जाता है। अब चुनाव में एक एक वोट का बहुत मतलब और मायने होता है, और चूँकि आपको पता है कि ये जो पैकेट है वो आपके खेमे में ही है, तो उसके अलावे और अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, और यहीं पर मुझे लगता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम जो है वो पीछे चला जाता है और नहीं टिकट मिल पाता है। और अभी भी या इससे पहले भी जब कभी भी यहाँ पर नहीं मिला है, आप समझिए कि फुरकान अंसारी का टिकट काट के प्रदीप यादव को टिकट दिया गया, वो जेवीएम से चुनाव लड़े, जबकि उसी गोड्डा में फुरकान अंसारी ने प्रदीप यादव को हराया था। तो आप समझिए कि जो जीता हुआ है और फिर जो हारे हुए हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया। चूँकि उस समय जब प्रदीप यादव हारे उस समय बीजेपी में थे, जब फुरकान अंसारी जीते कांग्रेस में थे। फुरकान अंसारी आज भी कांग्रेस में है और ये जेवीएम से फिर लड़े, अभी फिर उनका कांग्रेस से नाम चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि फुरकान अंसारी का जो वोटर है, एक बहुत बड़ा जो समूह है, वो पता है कि वो उनका मूव किस तरफ होगा। तो उससे अधिक और कैसे जोड़ा जाए, उससे अधिक वोटरों को कैसे जो है अपने तरफ आकर्षित किया जाए, तो उस हिसाब से समीकरण के आधार पर किया जाता है। ये ट्रेंड मोदी के आने के बाद पांडे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये तो हुआ है कि उस दृष्टि से अब हर कोई देखने लगा है। भले ही ये इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं उनके पक्ष में खड़े रहें, बोलते रहें, लेकिन ये भी एक दायरे के बाद थोड़ा सा सहमे और बचते हुए नज़र आते हैं, या तो बोलने से या फिर उम्मीदवारी तय करने से। एक जो चीज़ है सनी, ये जो सवाल चूँकि कांग्रेस के जो प्रदेश के जो नेता हैं उन तक भी गाहे बगाहे पहुँचते रहती है, वो लोग सीधे तौर पे नहीं बोल करके एक ज़रूर यह बताने की कोशिश में रहते हैं कि ये जो राज्यसभा जो भेजे गए हैं सरफराज अहमद, वो क्या बगैर कांग्रेस की संख्या के वो चले जाते, क्या अकेले कांग्रेस भेज देती, क्या जेएमएम भेज देता, क्या उनकी इच्छा नहीं थी कांग्रेस की उसमें? तो वो बोल रहे हैं कि भाई संख्या वगैरह अगर जेएमएम के पास था भी तो सब मिलकर के हम लोगों ने भेजा है, सरफराज अहमद का नाम तय किया है। नहीं, देखिए, जब राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाए गए यहाँ से, ये अभी जो इंडिया अलायंस है उसके तरफ से, परिस्थिति भांप कर ही बनाया गया। आप देखिए कि इससे पहले जब पता था कि नहीं जीत सकते हैं, तब शाहजादा अनवर को उम्मीदवार बना दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अभी चूंकि कमिटमेंट था हेमंत सोरेन के तरफ से सरफराज अहमद के साथ में, तो उस कमिटमेंट को निभाने के लिए फिर इनको बनाया गया। और ये सिर्फ हम और आप नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक नहीं बोल रही, बल्कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जब बैठक हुई, उनके नाम पर मोहर लग गई कि वो जाएंगे, तो बाहर इरफान अंसारी जो जामताड़ा से विधायक हैं वो बयान दिए बाकायदा निकल कर कि भाई राज्यसभा उम्मीदवार इन्हें बनाया गया, ठीक है, हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी फ़र्ज अदा किए, इनका जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को जो है पूरा किया जा रहा है। लेकिन लोकसभा में तो एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार होना चाहिए, वो तो लगातार अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं। और देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के साथ उनकी बहसबाजी भी एक तरह से हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हम ही हरा सकते हैं। निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि आप ऐसे मत बोलिए, ज़ोर से मत बोलिए, हम थर थर काँप रहे हैं। तो एक माहौल तो सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फुरकान अंसारी और निशिकांत दुबे के बीच सब कुछ चल रहा है। हालांकि गोड्डा का सीन बहुत अलग है, वहाँ जिस किसी भी प्रत्याशी का नाम आगे आता है फिर निशिकांत दुबे के वो टारगेट पर आ जाते हैं। प्रदीप यादव को लेकर, केस को लेकर उन्होंने लगातार कुछ लिखा। जब दीपिका पांडे का नाम आगे चल रहा था तो दीपिका पांडे
चूल्हा पर खाना बनाते हुए, या फिर जो पिछले दिनों ऑडियो वायरल हुआ उसे लिखते हुए, तो कई चीज़ वो लगातार हमलावर रहते हैं। जो सामने रहेगा वो उस पर तो जो विपक्षी हैं वो तो विरोधी हैं, वो तो प्रतिद्वंदी का तो विरोध तो करना मतलब कर्तव्य ही है एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ये सनी जो बोल रहे हैं पांडे जी कि इरफान अंसारी तो खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन झारखंड के मुसलमानों के मन में एक ये चीज़ है कि भाई अगर आपने सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा भी है तो वो एक पद दे करके दूसरे पद लेने जैसा बात है। तो वो तो अदला बदली हुआ है पद का। वो विधायक थे, उन्होंने बकायदा जो है आपके लिए उन्होंने पद त्यागा और आपने उनको दूसरे पद से नवाजा। तो उसको क्या ये जो लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो चुनावी राजनीति है उसमें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देना और उन सब बातों को याद दिलाना, क्या वो भरपाई हो सकता है, कर सकता है? भरपाई करने को पड़ा है किसको? क्यों भरपाई किया जाएगा? आप देखिए, गुरुजी जब खड़े थे तो कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि राज्य के जो सबसे बड़े नेता है शिबू सोरेन, उनको बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश से एक वोट कम आ गए। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो कांग्रेस वही चाह रही थी कि सरफराज अहमद शहजादा अनवर को टिकट सिर्फ मिल जाए नाम का, कि हमने दे दिया, एक उम्मीदवार बना दिया। इस वजह से दिया था क्या? आज इस बार हेमंत जी ने डंके की चोट पर कह दिया था कि जाएंगे, तो फिर उसके बाद दोबारा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है। लेकिन आप कह रहे भरपाई की, तो भरपाई कौन करेगा और क्यों करेगा? सवाल ये उठता है। वो बोल रहे हैं कि हम बॉदर ही नहीं कर रहे हैं ना इस विषय पर लेकर। देखिए, वहाँ से गोड्डा से सांसद रहे हैं आपके प्रदीप यादव, और फुरकान जी भी सांसद रहे हैं। महागामा से जो दीपिका पांडे आती हैं वो फर्स्ट टाइम विधायक बनी हैं और उनका नाम रेस में है। तो अब आप देखिए कि 14 से पहले महागामा में भी अगर विधानसभा की बात करें तो मुस्लिम वोटर निर्णायक वोटर हैं, लेकिन वहाँ से अशोक भगत जीतते रहे हैं बीजेपी के। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी को वोट ही नहीं मिलता है, मुसलमानों का कम मिलता है दूसरे की अपेक्षा, ये आप कह सकते हैं। संख्या किसी की अधिक किसी की कम हो सकती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दावे के साथ अगर जो कहती है कि भाई ये वोट तो मेरा ही है और ये इसका एक लार्जर हिस्सा हम ही को मिलेगा और ये सर्वविदित है, इसलिए हमको दूसरे जाति के उम्मीदवार को बनाना चाहिए ताकि सर्वाधिक लाभ हो, तो उनकी सोच है। अब वो सोच वो कब बदलेगी नहीं बदलेगी वो उन पे डिपेंड करता है। फिलहाल ऐसा दिखता नहीं लग रहा है कि कोई इसमें कोई बदलाव होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात पांडे जी बोल रहे हैं, और अगर आप इस पूरे डिस्कशन को भी सुनेंगे तो यही समझ में आएगा। और ख़ास करके अगर झारखंड में जो इंडिया अलायंस के जो भी दल इस अलायंस में शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर राजद हो, उनके अगर आप बयान देखेंगे तो यही आपको समझ में आएगा कि वो भी इस विषय को लेकर के जो है ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। जैसा सनी बोल रहे हैं और पांडे जी बोल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मुसलमान अगर नाराज़ भी है तो वो जाएगा कहाँ, आखिर में जो है इंडिया अलायंस के ही पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि वोट उसे बीजेपी को हराने के लिए करना है। तो ये परिस्थितियां न केवल झारखंड में है बल्कि पूरे देश भर में है। लेकिन झारखंड में क्या कुछ होना है, क्या कुछ होने जा रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि इन सब मुद्दों पे बातचीत हो। 5 सीट पे अब भी जो है घोषणा बाकी है। रांची है उसमें से एक, दूसरा जमशेदपुर का सीट है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में है, तीसरा गोड्डा है, चौथा धनबाद है और 5वां चतरा है। आज यह सूत्रों के मुताबिक के जो सूचना मिली थी कि आज देर रात तक जो है इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन अभी तक देखिए कि अब तक जो है इसकी जानकारी नहीं है, घोषणा नहीं हो पाई है। हो सकता है कि देर रात या फिर कल तक, जैसा कि हम लोग कल के लाइव में मैं बता भी रहा था कि मंगलवार देर रात तक जो है वो जारी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जो है कहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सूत्रों के मुताबिक से ही जो खबरें हैं, जिसके आधार पे हम लोग आज इस लाइव में जो है बातचीत भी कर रहे हैं, कि एक भी अल्पसंख्यक को जो है झारखंड में इंडिया अलायंस इस बार भी टिकट नहीं देने जा रहा है। शुक्रिया।